My dear student, the topic of the day is the glands associated with the male reproductive system. And what are the glands, what are their function, what are their compositions. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में। इसके साथ साथ कुछ इससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर यूरिथ्रा कैसे कनेक्टेड है, उसके साथ कौन कौन से स्फिंक्टर्स एसोसिएटेड हैं, उसके बारे में इस लेक्चर में बताया जाएगा। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन ऑफ द पेनिस। नाउ बिफोर गोइंग टू डिस्कशन ऑल these, let us start about the glands. First one is seminal vesicle. Seminal vesicle एक ग्लैंड है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ये एसोसिएटेड होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, और इसका जो बेसिक सिक्रेशन जो होता है वो एल्कलाइन इन नेचर होता है और 60% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सीक्रेशन को कंस्टिट्यूट करता है। इसके जो इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इसके सिक्रेशन में, पहला नाम आता है फ्रुक्टोज का, विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू द स्पर्म। और यही फ्रुक्टोज का एग्जिस्टेंस रेप विक्टिम केस में देखा जाता है। अगर रेप के केस को अगर एग्जामिन किया जाए तो सबसे पहले देखा जाता है इसमें फ्रुक्टोज है या नहीं। ये एग्जिस्टेंस इंडिकेट करता है रेप विक्टिम को, केस को ये आइडेंटिफाई करता है, कंफर्म करता है। दूसरा कंडीशन आता है इसमें जो कंपोनेंट है वो है साइट्रेट। उसके बाद आ रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन एराकिडोनिक एसिड से डिराइव्ड मॉलिक्यूल है। ये इन्वॉल्व होता है वेजिनल वॉल की कॉन्ट्रैक्शन में और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्पर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही स्पर्म जब यूटेराइन कैविटी में एंटर करता है तो वहाँ से ये टेल के मूवमेंट की वजह से ये पहुँच जाता है फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब में आने के बाद ये एम्पुलरी रीजन में ओवम के साथ इंटरैक्ट करके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को अंजाम देता है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस जो है प्रोस्टाग्लैंडिन। इसके साथ साथ एक और कंपोनेंट होता है फ्लेविन, दूसरा होता है जो वो एमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स सेमिनल वेसिकल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके सिक्रेशंस के पार्ट हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ये भी ग्लैंड है, इसके सिक्रेशंस के जो नेचर है वो एल्कलाइन नेचर का होता है। ये ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड्स। इसके सिक्रेशंस का जो कंपोनेंट है उसमें साइट्रेट का नाम आता है, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन्स के नाम आते हैं, जिंक का नाम आता है और कैल्शियम के नाम आते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है प्रोस्टेट के सिक्रेशन के पार्ट है और इनका जो बेसिक नेचर है हमने बताया इट इज ऑफ एल्कलाइन नेचर। नेक्स्ट आता है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड को बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। इस ग्लैंड के सिक्रेशंस जो होते हैं वो म्यूकस सिक्रेट करता है ये ग्लैंड, और ये बेसिकली लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। इट इज इन्वॉल्व इन लुब्रिकेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरैक्शन। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिस, उसमें क्या क्या चीज़ स्पेसिफिकली पाया जाता है जो पेनाइल ऑर्गन के साथ स्पेसिफाइड है। तो ये स्ट्रक्चर जो यहाँ दिखाया जा रहा है, दिस इज द पेनाइल ऑर्गन, दिस वन इज द ग्लांस पेनिस, और ये है टाइसन ग्लैंड जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। और इसके अंदर जो होता है एरेक्टाइल टिश्यूज पाए जाते हैं। डॉर्सली जो प्रेजेंट होता है वो है कॉर्पोरा कैवर्नोसा 2 इन नंबर, और वेंट्रली जो लोकेटेड है उसमें आता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम में यूरिथ्रा प्रेजेंट होता है। ये यूरिथ्रा कॉमन यूरिनोजेनाइटल डक्ट है क्योंकि इससे यूरिन भी पास होता है और सीमेन भी इससे बाहर निकलते हैं। तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम को कलेक्टिवली एरेक्टाइल टिश्यू कहा जाता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि यूरिथ्रा एसोसिएटेड होता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा से। ये यूरिथ्रा 3 भाग में होते हैं। एक पार्ट जो यूरिथ्रा का है उसको कहा जाता है प्रोस्ट्रेटिक यूरिथ्रा। प्रोस्ट्रेट जो होता है सिंगल। उसके बाद का जो यूरिथ्रा होता है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, पेल्विक रीजन में होता है। और उसके बाद आता है जो पार्ट यूरिथ्रा का होता है वो है पेनाइल यूरिथ्रा, जो पेनाइल ऑर्गन यानी पेनिस के अंदर प्रेजेंट होता है।
तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है और यूरिथ्रा से एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है। नाउ फर्दर डिस्क्रिप्शन की यूरिथ्रा जो एसोसिएटेड है उसके साथ क्या ऐसे स्फिंक्टर प्रेजेंट है, उसके कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। In this diagram, I am going to explain about the structure of the urinary bladder and the associated smooth muscles, detrusor muscles, and the sphincter. A sphincter is very important to control the movement of urine or to stop the urine movement. दोनों mechanism इसमें involved है और पूरा यूरिनरी सिस्टम जो यूरिनरी ब्लैडर और स्फिंक्टर इनर्वेटेड होता है पारासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर ये जो यूरिनरी ब्लैडर आप देख रहे हैं इसके अंदर में जो एपिथेलियम पाया जाता है उसका नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये एपिथेलियम जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था ये एक स्ट्रेचेबल एपिथेलियम है। इसके स्ट्रेच होने से यूरिन स्टोरेज कैपेसिटी वो यूरिनरी ब्लैडर में इंक्रीज कर जाता है और इंक्रीज कराने माने स्टोरेज को प्रमोट कराने के लिए जो नर्व सिग्नल चाहिए उस सिग्नल का नाम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। if there is requirement of urine output there is another signal that is parasympathetic signal। तो क्या मैकेनिज्म है और कैसे स्फिंक्टर एसोसिएटेड है रेगुलेशन में, ये एक्सक्रीशन फिजियोलॉजी का पार्ट है, बस उसको एक पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन इसको हम बताने जा रहे हैं। क्या है कि जब डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस कंडीशन में जो अंदर में यूरिन है वो यूरिन बाहर की तरफ आने के लिए अग्रसर होता है। इस बाहर में आने के लिए इस स्फिंक्टर मसल्स का रिलैक्सेशन होना मस्ट है, रिलैक्सेशन मस्ट होता है। तो स्फिंक्टर मसल्स जब रिलैक्स करेगा तब यूरिन आउटपुट आसानी से होगा, यानी पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम will control the movement of stored urine from inside to outside after relaxation of sphincter muscles associated with the urethra। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो पैरासिम्पैथेटिक जो मसल है स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करता है और डेट्रूसर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है टू प्रमोट यूरिन आउटपुट। पैरासिम्पैथेटिक तो बात ये हो रही थी कि ये डेट्रूसर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही थी। तो ये कॉन्ट्रैक्शन जिस न्यूरल स्टिमुलेशन से हो रहा है उसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक। दिस वन इज पैरासिम्पैथेटिक। इट प्रमोट्स डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर को रिलैक्स भी कराता है, रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व होता है। जब ये प्रोसेस ये मैकेनिज्म एस्टैब्लिश होता है तब स्टोर्ड यूरिन अंदर से बाहर की ओर आउट होता है। एट द सेम टाइम अगर स्टोर यूरिन को करना है तो यहाँ दें एक और बात बता दें, इंटरनल स्फिंक्टर स्मूथ मसल्स और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है स्ट्राइट मसल्स। अब जस्ट अपोजिट दूसरी बात आती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है तो उस कंडीशन में वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपोजिट में वर्क करता है पैरासिम्पैथेटिक के। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनर्वेट करता है डेट्रूसर मसल्स को तो वो डेट्रूसर मसल्स को रिलैक्स करता है। जब रिलैक्स करेगा तो अधिक से अधिक यूरिन स्टोर होंगे।
और एट द सेम टाइम वो जो है स्फिंक्टर मसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। तो इस तरीके से यूरिन आउटपुट बंद हो जाता है, यूरिन के स्टोरेज शुरू हो जाते हैं। तो पारासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों यहाँ एंटागोनिस्टिक हैं और दोनों अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो एक प्रमोट करता है यूरिन आउटपुट के लिए, तो एक स्टोरेज ऑफ यूरिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा एंड द एसोसिएटेड स्फिंक्टर्स। Now the heading is the mechanism of erection of penis. ये ऑर्गन इरेक्टेड कंडीशन में क्यों जाता है, इसके साथ साथ कुछ सिग्नल्स इन्वॉल्व हैं। साइकोलॉजिकल हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल हो सकते हैं, और वो एंडोक्राइनोलॉजिकल हो सकता है, फिजिकल स्टिमुलेशन हो सकते हैं, पुडेंटल नर्व का स्टिमुलेशन हो सकता है, ऑडियो विजुअल मैकेनिज्म हो सकते हैं। ये सारे जो इम्पोर्टेंट सिग्नल्स हैं कॉर्टिकल पोर्शन ऑफ द ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। अमिगडाला, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस, ये सब मिलकर जो कॉर्टिकल पार्ट बनता है, ये पार्ट बहुत रेगुलेट करता है सेक्सुअल बिहेवियर में। इस स्टिमुलेशन के बाद कुछ मॉड्यूलेटर्स जनरेट होते हैं विच कंट्रोल्स और विच इनिशिएट्स a specific reflex, a spinal reflex for erection of the penis. What are the important modulators responsible for these phenomena? The modulators are adrenomodulin, dopamine, oxytocin, prostaglandin E1. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो स्पाइनल रिफ्लेक्स को जनरेट करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और ये स्पाइनल रिफ्लेक्स सिग्नल्स को पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से, देखिए ये स्पाइनल रिफ्लेक्स जो यहाँ जनरेट हो रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड है जो ये स्टिमुलेट हुआ मॉड्यूलेटर से, ये रिफ्लेक्स जो एक्ट किया, ये सिग्नल्स जो है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कैरी होते हुए पेनिस के पास पहुँच जाता है, उसके ब्लड वेसल्स से के पास अपने सिग्नल्स को देना शुरू करता है। ये पारासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई जहाँ हुआ है वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है एंडोथेलियम में। ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है टू प्रोमोट वैसोडाइलेशन, तभी तो ब्लड इसमें फ्लो करेगा। इसके बिहाइंड मैकेनिज्म क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय ए स्पेसिफिक एमाइनो एसिड नोन एज आर्जिनिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमाइनो एसिड है जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोथेलियम में बनता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना है ये ब्लड वेसल्स पर एक्ट करता है। उस ब्लड वेसल्स पर जो एक्ट करता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड स्मूथ मसल सेल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स किसका ब्लड वेसल्स है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा के अंदर उपस्थित ब्लड वेसल्स है, उस पर उसके स्मूथ मसल पर नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट करता है। एक्ट करने के बाद वो बोलता है कि देखिए हम एक्ट कर रहे हैं, आप जितना जल्द हो सके साइक्लिक जीएमपी जैसे न्यूक्लियोटाइड को आप अंदर बना लें, क्योंकि साइक्लिक जीएमपी ये एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड है जो रिस्पॉन्सिबल होता है रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स एसोसिएटेड विद द आर्टरी ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा। जब तक आर्टरी रिलैक्स नहीं होगा, उसके डायमीटर नहीं बढ़ेंगे और ब्लड फ्लो तेजी से उस ऑर्गन में नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही आर्टरी डायलेट होगा, तो अब जरा सब डायलेशन वाला एक डायग्राम आपको बताएंगे, फिर से पर बता दें कि जो मॉड्यूलेटर्स जो सिक्रीट हुआ है, जो जनरेट हुआ है मॉड्यूलेटर, ये मॉड्यूलेटर स्पाइनल रिफ्लेक्स को जनरेट करता है। ये स्पाइनल रिफ्लेक्स पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से होते हुए पेनाइल ऑर्गन के पास पहुंचता है। वहाँ के ब्लड वेसल्स पर स्पेसिफिकली ये एक्ट करता है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा के ब्लड वेसल्स पर एक्ट करता है, जहाँ पर सबसे पहले वो नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक एमाइनो एसिड से डिराइव्ड है, उसका नाम है आर्जिनिन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमाइनो एसिड। यही जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल सेल में प्रवेश करता है, जहां पर वो कहता है कि देखिए हम आ गए हैं, अब आपको साइक्लिक जीएमपी बनाना है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है
जो एक टारगेट एंजाइम को स्टिमुलेट करके पूरे स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है फॉर इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द आर्टरी एसोसिएटेड विद द कॉर्पस कैवर्नोसा. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना बिफोर इरेक्शन प्रोग्राम. तो जैसे ही इसका डायलेशन हुआ, ब्लड तेजी से पेनिस में प्रवेश करता है और एक लूज पेनिस ग्रेजुअली इरेक्टेड पोजीशन में आता है और ये सेक्सुअल इंटरेक्शन के लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अबाउट द इरेक्शन प्रोग्राम. नाउ फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑन अनदर डायग्राम. दिस इज द पेनाइल ऑर्गन. I am talking about the dilation of the artery and the movement of blood in full pressure. ये क्यों हुआ? डायलेशन के कारण. डायलेशन क्यों हुआ? Due to the relaxation of smooth muscles. Smooth muscles of the cavernosal artery. कैवर्नोसल आर्टरी का स्मूथ मसल्स जब रिलैक्स होगा तो डायमीटर बढ़ जाएगा ब्लड वेसल्स के और ब्लड तेजी से पेनिस में प्रवेश करेगा. जैसे ही ब्लड एनगॉर्ज्ड होगा, एक लूज ऑर्गन स्टिफ ऑर्गन में तब्दील हो जाएगा. द मैकेनिज्म इज फुल इरेक्शन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओवरऑल इंट्रिंसिक फिनोमेना इज व्हाट. जस्ट हम इसको बताने जा रहे हैं. एसिटाइल कोलिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्लड वेसल्स में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को और भी अधिक पोटेंशिएट कर देता है, जिससे जितना अधिक नाइट्रिक ऑक्साइड होंगे उतना ही अधिक साइक्लिक जीएमपी के प्रोडक्शन का चांस बनेगा और जितने अधिक साइक्लिक जीएमपी बनेंगे उतना ही अधिक प्रोटीन काइनेज जी नाम का एंजाइम स्टिमुलेट होगा. ये प्रोटीन काइनेज जी स्मूथ मसल से कैल्शियम को हटा देता है, उसके अंदर से हटा देता है, जिससे क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन ना होकर के स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन हो जाता है. जैसे रिलैक्सेशन होता है, डायमीटर ऑफ द आर्टरी इंक्रीज हो जाता है और फाइनली ब्लड तेजी से पेनिस में प्रवेश करता है और एक लूज ऑर्गन स्टिफ इरेक्टाइल ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है. बिफोर सेक्सुअल इंटरेक्शन, इरेक्शन इज इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. And overall these processes will be controlled by these intrinsic molecular mechanisms. In this diagram, I have already explained about the intrinsic mechanism of erection. Now the nomenclature of this particular part, this is the cavernosal artery whose dilation is required and the introduction of blood into that artery is essential for erection. Dilation, ये डायलेशन स्मूथ मसल्स के रिलैक्सेशन पर डिपेंड करता है. ध्यान दीजिएगा, स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन, और ये रिलैक्सेशन को प्रमोट करने वाला न्यूरल सिग्नल का नाम है पारासिम्पैथेटिक नर्व सिग्नल. अगर यही स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गया, इसका मतलब फिर से जो पेनाइल ऑर्गन है अपने रेस्टिंग कंडीशन में चला जाएगा. यानी parasympathetic will control the erection of the penis and while the relaxation will be achieved by the sympathetic stimulation program. To maintain the rigid condition of the penile organ, blood must be retained for some time and that retention will be maintained by the contraction of muscle, ischiocavernosus muscle and the bulbospongiosus muscle. These two muscles are essential which stop the regression of the blood, and finally blood will be retained and erected condition will be maintained. This is very important about the muscles associated with the penile organ जो स्पेसिफिकली कॉर्पोरा कैवर्नोसा से एसोसिएटेड है, बल्बोस्पॉन्जियोसस मसल एंड इस्चियोकैवर्नोसस मसल. ये दो मसल्स स्पेसिफिकली कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं वेनस ड्रेनेज को इन द कॉर्पस कैवर्नोसा. तो जो ब्लड इंट्रोड्यूस हुआ है पेनाइल ऑर्गन में वो तुरंत रीबैक नहीं हो पाता है और जिससे रीबैक नहीं होने की वजह से ये इरेक्टेड कंडीशन में मेंटेन रहता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अबाउट द इरेक्शन. अब नेक्स्ट, after sexual intercourse or sexual interaction and achieving extreme pleasure,
then finally a specific signal will start to promote ejaculation, that is the sympathetic nerve signal। ये स्पाइनल कॉर्ड से ही जनरेट होता है। ये सिंपैथेटिक नर्व सिग्नल एपिडाइडमिस के अंदर जो स्टोर्ड स्पर्म है उसकी मूवमेंट को प्रमोट करता है, इसके सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा करके स्पर्म के फ्लो को मेंटेन करता है। ये फाइनली जो वास डिफरेंस स्पर्म आते हुए एम्पुला में स्टोर हो जाता है। एम्पुला में आने के बाद ये फर्दर ग्लैंड्स के सिक्रीशन से एसोसिएट होता है। सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्ट्रेट और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशंस एम्पुला से निकलते हुए स्पर्म के साथ मिल जाते हैं और मिलने के बाद एक कंप्लीट वॉल्यूम तैयार होता है। दैट वॉल्यूम इज नोन एज सीमेन। ये सीमेन जो है इसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। अगर इनकी संख्या 20 मिलियन से कम हो जाए तो कंडीशन ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। तो कंडीशन इज ओलिगोस्पर्मिया। जो वॉल्यूम निकलता है 3 to 5 ml वॉल्यूम डिस्चार्ज होते हैं। इनका pH 7.2 से 7.7 स्लाइटली अल्कलाइन होता है। तो ये ओवरऑल चीज़ जान लें, बेसिक चीज़ कि पारासिम्पैथेटिक इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ वही सिंपैथेटिक ये नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करने में और इजैकुलेशन को प्रमोट करने में रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो स्पर्म बाहर निकलता है स्पर्ट्स में बाहर निकलते हैं, 3 to 5 स्पर्ट्स और 4 स्पर्ट्स में तेजी से बेस ऑफ द पेनिस पर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। 0.8 सेकेंड्स पर रिपीट होता है ये कॉन्ट्रैक्शन और फाइनली जो है स्पर्म का जो वॉल्यूम बाहर आता है और ये स्पर्ट्स में आता है, झटके में एक फ्लो के साथ नहीं आता है, थोड़े थोड़े फ्लो में झटके में बाहर आता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अबाउट द ejaculation। Now this is the end of my topic today. Please like and subscribe my channel. Thank you very much for watching me.